वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ द बॉडी। बेसिकली बॉडी चार्ज क्यों होती है? क्योंकि एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जब ये ट्रांसफर होंगे तो उस प्रोसेस में क्या होगा? बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, बॉडी विच गेन्स बिकम्स निगेटिवली चार्ज। जिस बॉडी का चार्ज निगेटिव है उसका मास स्लाइटली इंक्रीजेस, जिस बॉडी का मास पॉजिटिव नहीं, जिस बॉडी का चार्ज पॉजिटिव मतलब मास स्लाइटली क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। देन ऑन चार्जिंग जो सोप बबल होता है वो क्या करता है? एक्सपांड करता है। क्यों एक्सपांड करता है? वेरी गुड, ठीक है। सारे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो वहां पे क्या होता है? रिपल्शन होता है, ठीक है। तो टॉपिक हमारा चल रहा है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। देन आता है चार्ज। चार्ज मतलब क्या है? टेंडेंसी जिसकी वजह से बॉडी विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, जिसको डिनोटेड बाय Q, गिवन बाय Q इक्वल्स टू NE, जिसमें N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है इसलिए हम उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्या होता है? नंबर 1, चार्ज जो है वो एडिटिव इन नेचर है, मतलब चार्जेस की हम डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद में चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व एंड उसके बाद में चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड एंड ये क्वांटाइज का फॉर्म जो है वो सेम होता है दैट इज Q इक्वल्स टू NE वाला, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं मतलब बॉडी की चार्जिंग करते हैं, इसका मतलब हम क्या करते हैं? एक तो बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करते हैं, नहीं तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए मतलब, एंड वहाँ पे मास किसका ज़्यादा होगा? निगेटिवली चार्ज बॉडी या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी? निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद में चार्ज हो गया चार्ज। देन यूनिट आता है इसका, क्या है ऐसा यूनिट? कूलम। और रिलेशन क्या है? 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम, ये है CGS यूनिट। एंड इसी CGS को हम ESU भी बोलते हैं। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसके बाद में आता है एफ कूलम दैट इज 1/10 ABC। ये कौन सा यूनिट है? EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है बिटवीन यूनिट्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। उसके बाद में और एक पॉइंट है, देखो जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं NLM में, यहाँ पे नहीं देखा था, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। तो जब चार्ज एंड मास को हम कंपेयर करते हैं तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि मास जो है इट इज ऑफ ओनली वन टाइप। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। उसके बाद में मास अपने सराउंडिंग में क्या करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड यहाँ पे चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है कि मास जो है चेंज हो सकता है जब वो मोशन परफॉर्म करेगा, एंड मोशन में मास कितना बनता है? m0/√1 - v/c का होल स्क्वायर, वेयर m0 इज द इनिशियल मास या फिर मास एट रेस्ट। v का मतलब जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड लेकिन चार्ज की वैल्यू ड्यू टू मोशन चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन सेम। तो चार्ज से रिलेटेड इतनी बातें डिस्कस हो गई थी, और कुछ था? हो गया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने इंट्रोड्यूस किया था दैट वाज, अब ये कूलम्स लॉ जो था, तो कूलम्स लॉ में हमने देखा कि बेसिकली ये डिराइव किया गया है फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और कूलम्स लॉ में क्या था? दो चार्जेस की बिटवीन का इंटरेक्शन एक्सप्लेन हुआ था, मतलब कि टू चार्जेस व्हेन सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इंटरेक्ट विथ ईच अदर, एंड इंटरेक्शन का जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन भी होगा या फिर रिपल्शन भी होगा। कब होगा अट्रैक्शन? अनलाइक चार्जेस। रिपल्शन कब होगा? लाइक चार्जेस। मतलब ये F होता है प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। फिर यहाँ पे हम लेके आते हैं कांस्टेंट जो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ पे इप्सिलॉन का मतलब होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम,
कितनी होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट इंटू के, जहाँ पे इप्सिलॉन नॉट का मतलब होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। देन के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, फॉर एयर इट विल बी 1, फॉर मेटल्स और कंडक्टर इट विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, ये किसके लिए, कंडक्टर के लिए या फिर मेटल्स के लिए। तो इंसुलेटर का के इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड सब बॉडीज का मतलब जो के की वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी होती है। इसलिए जब भी दो चार्जेस की बिटवीन का मीडियम है उसमें अगर हम कंडक्टर प्लेस करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला है 1/4πε0 इंटू के डिनोमिनेटर में अगर कंडक्टर प्लेस किया तो कंडक्टर के लिए के है इन्फिनिटी, 1/∞ विल बी, और इसका मतलब फोर्स भी कितना बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इप्सिलॉन को डिफाइन किया था, क्या होता है परमिटिविटी का मतलब एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू स्टोर एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ये के सिमिलर हम और एक रिलेशन यूज करते हैं, इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। यहाँ पे इप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब वो फ्री स्पेस एंड दूसरे मीडियम को रिलेट करता है। ठीक है, उसके बाद में हमने कूलम्स लॉ के एप्लीकेशंस देखना शुरू किया था। सबसे पहले ग्रेविटेशनल की तरह ये सेंट्रल फोर्स है। डिफरेंस क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम था, ये मीडियम डिपेंडेंट है। ठीक है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब मीडियम अगर चेंज हो गया तो वहाँ पे फोर्स क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो कूलम्स लॉ का फोर्स होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, कैसी भी होती है। ठीक है, मतलब फर्स्ट चार्ज अगर सेकंड पे अप्लाई कर रहा है तो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड अगर फर्स्ट पे अप्लाई कर रहा है तो फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट। ठीक है, ये होती है उसकी डायरेक्शन। देन हमने इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हमें एप्लीकेशंस मिले थे। उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था कि अगर हमें एक चार्ज को डिवाइड करना है दो पार्ट में, तो हम जो दो पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो अगर ये फोर्स मैक्सिमम रिक्वायर्ड है तो इनका रेशियो कितना होता है, स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू विल बी इक्वल्स टू 1/2। उसके बाद में हमने देखा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर पहले ईच क्यू था या फिर Q1 एंड Q2 था, दोनों में से एक को अगर डबल कर देंगे तो उसके इसमें फोर्स सेम रहने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए, √2 टाइम्स ऑफ R1। अगर सेम सेटअप पहले एयर में था, Q1 Q2 चार्जेस R सेपरेशन एंड K इक्वल्स टू 1 था, बाद में सेटअप को हमने चार्जेस सेम रखे, डिस्टेंस चेंज होके R' बनेगा और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बनेगा, तो R' इक्वल्स टू होता है R/√K। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि किसी सरफेस के ऊपर दो चार्जेस अगर इक्विलिब्रियम में एट रेस्ट है तो इसका मतलब क्या होगा कि उनके बिटवीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ये बैलेंस करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, एंड हम यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि सपोज एक चार्ज सेंटर पे एंड उसके सराउंडिंग में दूसरा चार्ज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी Q1 Q2 अपॉन R²। ये रिलेशन अप्लाई होगा अगर वेलोसिटी चाहिए तो, एंड अगर पीरियोडिक टाइम चाहिए तो सेम क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, mr ω² से इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ऐसे क्या पे होता है, नहीं कहाँ पे होता है ऐसे कि एक चार्ज है सेंटर में एंड दूसरे उसके सराउंडिंग में दूसरा चार्ज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। एटम में क्या होता है, हर बार न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यही क्या होता है बोर के मॉडल का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इनटू सर्कुलर ऑर्बिट एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आठवते का सगळं आठवत तुम्हाला। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड डिस्कशन हो गया। उसके बाद में अगर सपोज कोई चार्ज Q1 है, उसके सराउंडिंग में चार्ज Q2 है, इनिशियली रेस्ट पे था एट ए डिस्टेंस R1, तो थोड़ी देर बाद ये चला जाएगा R2 पे, तो R2 पे वेलोसिटी कितनी बनेगी, ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यमे को इक्वेट करेंगे विद Q1 Q2 अपॉन R1, फिर यहाँ से हम एक्सेलरेशन को रिप्लेस करेंगे v इंटू dv/dx एंड एट द एंड फाइनली क्या करेंगे हम v फाइंड करने के लिए, यहाँ पे जो dv इंटू वी है इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, k इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में 1/m एंड न्यूमरेटर में कौन होगा अभी इंटू dx, इसको दोनों साइड में हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इस तरह से किसी भी डिस्टेंस के बाद हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था अगर क्या ये
क्यूब के सारे वर्टेक्स के ऊपर हम चार्जेस प्लेस करेंगे तो एनी चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1/3√3 प्लस 1/√2 प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और क्या देखा था कूलम्ब्स लॉ रिलेटेड, इक्विलिब्रियम। अगर दो चार्जेस प्लेस किए है Q1 एंड ये दूसरा है Q2, तो उस केस में क्या होगा, इसके सेंटर के ऊपर अगर हम सेंटर नहीं किसी भी डिस्टेंस पॉइंट P के ऊपर x इतने डिस्टेंस पे चार्ज प्लेस करेंगे स्मॉल q, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो x इक्वल्स टू कितना होता है, रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 इंटू डी, वेयर डी इज द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, एंड सेम केस में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर रिक्वायर्ड है तो माइनस ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो सपोज 3 चार्जेस है ईच ऑफ Q व्हेन प्लेस्ड एट 3 वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो एनी चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना बनेगा, √3 टाइम्स ऑफ F बनेगा। ठीक है, सेम केस में अगर आपको बोला है कि जो 3 चार्जेस थे उसमें 2 चार्जेस पॉजिटिव थे एंड तीसरा निगेटिव है, तो निगेटिव के ऊपर अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है तो ये नेट फोर्स कितना बनेगा, अगेन इट विल बी √3 टाइम्स ऑफ F। लेकिन सिचुएशन इस तरह से दी है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है, तीसरा पॉजिटिव है, लेकिन अभी जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो अनलाइक चार्जेस एक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में जो नेट फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू F, एंड इन हर एक केस F विल बी इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर या फिर एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें हमने देखा था कि सपोज इस तरह की कंडीशन दी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर 3 चार्जेस है एंड सेंटर पे -2q प्लेस किया है, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इस डायरेक्शन में अगर ये निगेटिव होगा तो इस डायरेक्शन में F1, इधर F2 एंड इधर कौन होगा F3, फिर हम इनके लेंगे कंपोनेंट्स जो क्या करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड होगा तो ट्वाइस ऑफ F कॉस ऑफ थीटा, F3 को बैलेंस करेंगे तो यहाँ से हमें नेट फोर्स मिलेगा, कितना मिलेगा, F3 माइनस ट्वाइस ऑफ F इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये कंडीशन कब, अगर चार्ज जो सेंटर में प्लेस किया वो अपोजिट पोलैरिटी का है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोला है कि सेंटर में जो चार्ज प्लेस किया है उसकी पोलैरिटी सिमिलर है, मतलब ये भी कौन है +2q है, तो क्या होगा, ये रिपल्शन इधर, ये रिपल्शन इधर, ये रिपल्शन इधर, मतलब कंडीशन तो सिमिलर ही बचेगी। क्या होगा कंडीशन में, ये जो फोर्स होगा इधर का F3, इनको सॉरी F3 नहीं, इधर कौन होगा ट्वाइस F कॉस ऑफ थीटा, इधर कौन होगा F3, मतलब नेट फोर्स विल बिकम F3 माइनस ट्वाइस ऑफ F इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, एंड इसके ऊपर से अगर बोला है आपको कि दोनों भी केस में पार्टिकल जो है या फिर चार्ज जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करना है, बस उसको mv²/r से F नेट के साथ इक्वेट करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको बोला जाता है कि सपोज यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर 3 इक्वल चार्जेस प्लेस किए है, प्लस 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 प्लस, सेंटर में भी है सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज, तो इन दैट केस सेंटर पे जो चार्ज है उसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स विल बिकम 0। कैसे 0, कंपोनेंट एकमेकांना कॅन्सल करतील, असंच किंवा असं काहीतरी होतं, ये अँगल 120, ये अँगल 120, ये अँगल 120, इधर फोर्स F, इधर F, इधर F, कुठं होतं हे, ग्रॅव्हिटेशनमध्ये होतं, व्हेरी गुड, पण त्याच्यासाठी कन्सेप्ट कुठं बघितली आपण, वेक्टरमध्ये। ठीक है ना, किसी भी पॉइंट के ऊपर एक्ट होने वाले वेक्टर्स अगर इक्वी एंगल से सेपरेटेड है तो उस केस में नेट वैल्यू कितनी बनती है, 0 बनती है। ठीक है, उसके बाद अगर सेम सिचुएशन है और आपको बोला है कि सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टेक्स के ऊपर 3 चार्जेस प्लेस किए हैं एंड और एक चार्ज प्लेस किया है एट द मीडियन और मिड पॉइंट ऑफ एनी वन एज, तो इस केस में एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना होगा, कितना होगा, पहले ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो रिपल्शन का फोर्स बस इनके इन बिटवीन बचेगा, तो कितना बनेगा, देखो के क्यू स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, अपॉन चाहिए डिस्टेंस r, ये अगर यल है तो r कितनी होती है, √3/2 टाइम्स ऑफ l होती है, उसका स्क्वायर करेंगे मतलब
ये बनेगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज जो हम मिड पॉइंट के ऊपर प्लेस कर रहे हैं, कहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एनी वन साइड के ऊपर। उसके बाद डिस्कशन किया था स्क्वायर का, तो स्क्वायर में क्या होता है, फिर से चारों वर्टेक्स के ऊपर अगर क्यू 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 ऐसे 4 चार्जेस प्लेस किए, ईच ऑफ साइड लेंथ ए है, तो एनी वन चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना बनेगा, एफ नेट इक्वल्स टू एफ इन ब्रैकेट √2 + 1/2। उसके बाद में अगर सेम कंडीशन बोली कि स्क्वायर है और ये स्क्वायर के चारों वर्टेक्स के ऊपर 4 चार्जेस प्लेस किए एंड उसके सेंटर में और एक चार्ज प्लेस किया है, तो इसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स विल बिकम अगेन 0, ठीक है। तो यहाँ पे एफ नेट विल बी इक्वल्स टू 0। अगर आपको बोलते हैं कि सपोज स्क्वायर ही है और उसके 4 वर्टेक्स के ऊपर 4 चार्जेस प्लेस किए हैं, क्यू 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 क्यू, और सेंटर में प्लेस किया है दूसरा कोई भी चार्ज जो अननोन है, ठीक है, सपोज कौन अननोन एक्स है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है सो दैट एक्स के ऊपर जो चार्ज प्लेस किया है उसकी नेट वैल्यू 0 बननी चाहिए। ये कब 0 बनेगी, ओई ये कंडीशन नहीं, वहां पे वो क्यू नहीं है, अदर देन क्यू है, तो उसको 0 बनने के लिए कंडीशन क्या होगी, पहले इसकी पोलैरिटी अपोजिट लगेगी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि किसी भी एक चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स ड्यू टू ये रिमेनिंग 3 चार्जेस, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल चाहिए ये चार्ज ने जो फोर्स एक्सर्ट किया था। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों चार्ज मिला के रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में, दैट विल बी F1, एंड ये अगर अपोजिट पोलैरिटी का है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा F2 से। तो अगर यहाँ पे F1 एंड F2 अगर सेम है तो उस केस में क्या होगा, मतलब F1 एंड F2 सेम है तो एक्ट होने वाला नेट फोर्स 0 बनेगा। फिर एक चार्ज पे 0 बन गया मतलब किसी के ऊपर लेंगे तो भी क्या होगा, वो 0 ही बनेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग 3 चार्जेस कितना होता है, एफ इन ब्रैकेट √2 + 1/2, इकडे बघितले ना आता, इक्वल्स टू इन दोनों के बिटवीन का फोर्स कितना होगा, अब ये एफ को हम रिप्लेस कर देते के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों के बिटवीन का फोर्स के इंटू एक्स इंटू क्यू, एक्स मालूम नहीं है हमें, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना होता है, साइड अगर ए है डायगोनल होता है √2a, उसका हाफ मतलब √2a/2, मतलब a/√2 का स्क्वायर मतलब 2/a²। अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे k3a² तो क्या बचा यहाँ पे √2 + 1/2 इज इक्वल्स टू 2 × x, कर देगा, यहाँ पे q बचा, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू कितना रहेगा, स्मॉल q/2 इंटू √2 + 1/2, बट पोलैरिटी इसकी क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, नेट फोर्स विल बिकम 0, क्लियर। तो यहाँ पे ट्रायंगल की केस हो गई, स्क्वायर की केस हो गई। उसके बाद में आती है स्ट्रिंग्स। तो अगर आपको बोला है कि एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट को स्ट्रिंग कनेक्ट की है, स्ट्रिंग के 2 एंड पे ऐसे 4 स्पीयर कनेक्टेड है, ठीक है। इसका मास यम, इसका मास यम, इसका चार्ज क्यू, इसका भी चार्ज क्यू। अगर वो सेमी वर्टिकल एंगल बना रहे थीटा, टेंशन इन द स्ट्रिंग है टी, तो उस केस में यहाँ पे कंपोनेंट जाएगा दैट विल बी टी कॉस ऑफ थीटा, एंड यहाँ पे कंपोनेंट आएगा दैट विल बी टी साइन थीटा। एट द सेम टाइम एम जी डाउनवर्ड एक्ट होगा एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा। तो बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हियर टी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय एम जी as well as t sin theta is balanced by mg, very good। Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सारी कंडीशन इन दोनों से सिंप्लीफाई होगी, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, तो यहाँ पे tan थीटा विल बी इक्वल्स टू Fe बाय mg। फिर वहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि अगर थीटा छोटा सा है तो ये बनेगा x/2l, ठीक है। थीटा अगर x/2l बना तो कंडीशन बनेगी x/2l इज इक्वल्स टू k इंटू q²/x² इंटू mg, एंड एट द एंड अगर हमें इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन चाहिए, मतलब x चाहिए, तो क्या बनेगा, एक ब्रैकेट जिसकी पावर 1/3 और ब्रैकेट में कौन है 2k q²l अपॉन mg, ये बनेगा सेपरेशन इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन। लेकिन सेम सिचुएशन को अगर हम लेके गए आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, तो वहाँ पे क्या होगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में चले गए मतलब g इक्वल्स टू 0 बनेगा, g 0 मतलब
mg विल बी 0। तो उस केस में दो चार्जेस जो है एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल बनेंगे, सो दैट उनके बिटवीन का एंगल बनेगा 180 डिग्री एंड दोनों के बिटवीन का सेपरेशन बनेगा लेंथ का डबल, मतलब ट्वाइस ऑफ एल। एंड इस केस में पूरा का पूरा टेंशन कौन प्रोवाइड करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग की केस हो गई। उससे रिलेटेड हमने देखा था कि सपोज इसी स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन को अगर हम किसी लिक्विड में प्लेस कर रहे हैं और फिर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, तो उस केस में लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, वेयर रो का मतलब सिग्मा। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रिंग रिलेटेड बातें। ठीक है, तो और क्या देखा था कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन में? इतना ही था। ओके, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था चार्जेस का क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। अब ये इक्विलिब्रियम में क्या होगा? तीन टाइप की इक्विलिब्रियम आएंगे। पहला आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। कब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम? जब चार्ज को डिस्प्लेस करने के बाद अपने पोजीशन पे वापस आ रहा है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम कौन सा है? एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ये वर्क और एनर्जी में देखा था। ठीक है, वहाँ पे उसके बाद में आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि चार्ज को थोड़ा डिस्प्लेस करो, वो अपने आप और डिस्प्लेस होता है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। उसके बाद में हमने देखा था कि और एक इक्विलिब्रियम होता है, दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एंड अगर ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि चार्ज को हम डिस्प्लेस करेंगे, जहाँ पे डिस्प्लेस करके रख दिया था वहाँ पे इक्विलिब्रियम उसका। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम की बातें पढ़ने के बाद फिर हमने देखा था कि सपोज फिर से वही दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d है, तो वहाँ पे इन बिटवीन एक पॉइंट P आएगा जिसका डिस्टेंस x है। तो ये x इक्वल्स टू कितना होगा? रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 इंटू डी होगा। एंड यहाँ पे जो चार्ज हमने प्लेस किया है इक्विलिब्रियम के लिए वो कितना होगा? कैपिटल Q इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q1 Q2 अपॉन रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर। उसी तरह से अगर आपको बोला है कि इक्विलिब्रियम चाहिए और उसमें जो है तीन वर्टेक्स के ऊपर तीन चार्जेस प्लेस किए हैं और सेंटर में कोई भी चार्ज प्लेस किया है Q, तो ये चार्ज कौन सा चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए? माइनस Q बाय रूट ऑफ 3। उसके बाद में आता है स्क्वायर। अगर स्क्वायर की सेम केस है कि चारों वर्टेक्स के ऊपर यहाँ पे स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q है एंड सेंटर के ऊपर चार्ज प्लेस किया, तो इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब ये माइनस ऑफ Q2 रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 बाय 4। ठीक है, ये आएगा कब? जब वहाँ पे स्क्वायर प्लेट होगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम खत्म करने के बाद मतलब इतना सारा पार्ट जो था उसमें हमने क्या देखा था? कूलम्स लॉ देखा था। ठीक है, तो है सबका प्रिपेयर पूरा का पूरा एज इट इज। चलो, इसके बाद में लास्ट लेक्चर में डिस्कशन शुरू किया था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? मतलब स्पेस अराउंड चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल, मतलब होता है स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे और एक वेक्टर क्वांटिटी लेके आ गए थे जिसको बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या था? इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट एंड इज डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे किया था? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फिर इसका यूनिट मिला था न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसके ऊपर से डायमेंशंस आ गए, फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है, विल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फोर्स। देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी क्या करता है? वो भी करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि सपोज ऐसे तीन इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसके दो वर्टेक्स के ऊपर दो चार्जेस जो पॉजिटिव है प्लेस किए, तो तीसरे वर्टेक्स के ऊपर एक्ट होने वाली इंटेंसिटी जो होगी कितनी बनेगी? रूट 3 टाइम्स ऑफ ई बनेगी, वेयर ई का मतलब KQ बाय आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में अगर सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के दो वर्टेक्स के ऊपर जो चार्जेस है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी बनेगी? वेरी गुड, यहाँ पे नेट इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बिकम इक्वल्स टू ई। उसके बाद में स्क्वायर के लिए देखा था क्या होता है स्क्वायर में?
तीन वर्टेक्स के ऊपर तीन चार्जेस प्लेस किए, तो फोर्थ पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी नेट, दैट विल बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू कितनी होगी, ई, हाँ ई माना क्यों, के क्यू स्क्वायर माना, ई इन ब्रैकेट √2 प्लस 1/2, एंड यहाँ पे ई का मतलब क्या होगा, के क्यू स्क्वायर का के स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर बर, आर नहीं याला ए म्हणतोय आपण, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। उसके बाद अगर दो चार्जेस प्लेस किए, एक Q1 दूसरा Q2, तो उनके बिटवीन अगर कोई पॉइंट P है जहाँ पे नेट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, E1 इज इक्वल्स टू E2 करेंगे, सिंप्लीफाई करके फिर से डिस्टेंस कितना मिलता है, x इक्वल्स टू √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू डी, वेर डी इज द सेपरेशन बिटवीन देम। ये कब एप्लीकेबल होगा, अगर चार्जेस सेम पोलैरिटी के मतलब लाइक है तो, लेकिन वहीं पे अगर एक प्लस है एंड दूसरा माइनस है तो उस केस में क्या होगा, बस पॉइंट इन बिटवीन नहीं होगा, अवे होगा, ठीक है। एंड उसका डिस्टेंस कितना बनेगा, फिर से √Q1 अपॉन √Q1 माइनस √Q2 इंटू डी, ठीक है। तो ये बनेगा पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे नेट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशंस, हॉलो स्फीयर हो ना, हॉलो स्फीयर पुढे तो बोल, क्या था एप्लीकेशन में, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि अगर एक पॉइंट चार्ज है Q स्पेस में प्लेस किया, उसके सराउंडिंग में पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस x, तो P के ऊपर इंटेंसिटी कितनी होती है, KQ/x²। पवन आता सांग, पॉइंट चार्ज के बाद में आता है हॉलो स्फीयर, वेरी गुड। तो हॉलो स्फीयर में क्या होगा, ये आ गया हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर में अगर पॉइंट आउटसाइड है A एट ए डिस्टेंस स्मॉल r, दूसरा पॉइंट सरफेस के ऊपर है B एट ए डिस्टेंस कैपिटल R, एंड तीसरा पॉइंट C एट ए डिस्टेंस r', स्फीयर के ऊपर हमने Q इतना चार्ज डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट A KQ अपॉन स्मॉल r², इंटेंसिटी एट पॉइंट B KQ अपॉन कैपिटल R², इंटेंसिटी एट पॉइंट C विल बी 0। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद क्या होता है, इंटेंसिटी वैरी करती है विद डिस्टेंस, और वेरिएशन में क्या है, हाँ जब तक सरफेस नहीं आ रहा है तब तक, एंड उसकी बियॉन्ड क्या करता है, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद में हॉलो स्फीयर हो गया, स्फेरिकल शेल हो गई, कौन आएगा, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर की केस में क्या होता है, ये सॉलिड स्फीयर है, एक पॉइंट आउटसाइड A कितने डिस्टेंस पे R, दूसरा पॉइंट B कहाँ पे कैपिटल R, तीसरा पॉइंट C कहाँ पे R'। तो ये इनसाइड पॉइंट के लिए ये सॉलिड स्फीयर है, तो चेंज होगा बस, तो E एट A KQ/R², E एट B KQ/कैपिटल R², E एट C KQ/R² सेम रहेगा, बस R'/कैपिटल R से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, जो सेंटर है तो सेंटर के ऊपर इंटेंसिटी विल बी 0, हे बघा इनसाइड 0 नाही म्हणत आहे, कुठं म्हणतोय आपण 0, सेंटर पे, ठीक है। एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो जब तक सरफेस नहीं आ रहा है तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एंड जब सरफेस आ गया तब उसके बाद क्या होगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो होगा, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया। उसके बाद में रिंग के लिए केस क्या है, रिंग है ऑफ रेडियस R एट ए डिस्टेंस x पे, दूसरा पॉइंट है P जहाँ पे इंटेंसिटी चाहिए, इसके ऊपर Q इतना चार्ज डिपॉजिट किया है, तो इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट होती है KQX अपॉन R² प्लस x²⁵3/2। बट इसमें स्पेशल केस होती है, जैसे कि केस 1 में आपको बोला है x इज मच ग्रेटर देन R,
एक्स इज मच ग्रेटर देन आर मतलब क्या होगा, पॉइंट खूब जास्त अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, तो उस केस में क्या होगा, आर स्क्वेयर कैन बी निग्लेक्टेड, लेकिन कौन सा, सिर्फ डिनोमिनेटर वाला। अगर डिनोमिनेटर का आर स्क्वेयर निग्लेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ई इज इक्वल्स टू k इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर, मतलब कि रिंग विल बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। कौन बोल रहे हो तुम, कुछ बोल रहे थे। उसके बाद में केस नंबर सेकंड क्या होगा कि अगर r इज मच ग्रेटर देन x है, तो एक्स स्क्वायर विल बी निग्लेक्टेड। एक्स स्क्वायर निग्लेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा ये, लेकिन x को तो निग्लेक्ट करना है, मतलब 0 कंसीडर करना है। सेंटर पे 0 होती ना तो अगर r मच ग्रेटर देन x है, मतलब पॉइंट नियर टू सेंटर है, तो वहाँ पे इंटेंसिटी विल भी कितनी होगी, 0 ही होगी। नहीं कर लो, तो यहाँ पे रिंग की केस हो गई, और यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो बस n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। रिंग के बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन था डिस्क। तो डिस्क के लिए कंडीशन क्या है कि सपोज एक डिस्क है, पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस x, तो ये डिस्क की वजह से इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए एंगल दिया है थीटा, तो कितना होता है इंटेंसिटी, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, एंड कॉस थीटा कितना बनेगा फिर बाद में, ये x से ये r है तो ये बनेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब x बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एंड अगर यही शीट मतलब डिस्क अगर है उसको हम इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर ये इनफाइनाइट शीट बोलेंगे तो उस केस में थीटा विल बिकम, नहीं थीटा विल बिकम 90, थीटा 90 तो कॉस 90 0, 1 माइनस 0, वेरी गुड, तो ये बनेगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइट शीट, ठीक है। अब इसके बाद में हमने देखा था कि सपोज एक चार्ज है Q, यहाँ पे भी चार्ज है Q, और दोनों के मिड पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं O। उसके बाद में इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर 3 चार्जेस प्लेस किए हैं Q, फिर यहाँ पे सेंटर का पॉइंट है O, उसके बाद में स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स के ऊपर Q Q Q Q चार्ज प्लेस किए हैं, सेंटर में पॉइंट है O। उसके बाद में काय पवन है, वेरी गुड, तो इसके हर एक वर्टेक्स के ऊपर Q प्लेस किया है, इसका सेंटर है O। ओवर चार्ज दिस तक तुला, तो ये सारी केसेस में क्या होगा, E एट O विल बी 0। इसके बाद में लीनियर चार्ज, अगर एक रॉड है उसके ऊपर हम चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं और उसके सराउंडिंग में पॉइंट P दिया है एट ए डिस्टेंस R, जो दोनों एंड के साथ अल्फा क्या थीटा था, हाँ थीटा 1 एंड थीटा 2 ऐसे एंगल बना रहे हैं, तो उस केस में पॉइंट P पे इंटेंसिटी कितनी होती है, लैम्डा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू आर इन ब्रैकेट साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। एक्चुअल में ये दोनों डायरेक्शन में इंटेंसिटी होती है, एक x के अलॉन्ग भी, दूसरा y के अलॉन्ग भी, लेकिन y के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, आधे वर आधे खाली, इसलिए हम सिर्फ क्या करेंगे, जो x का कंपोनेंट है ऐड होने वाला है उसको ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड केस हो गई। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि सपोज यहाँ पे जो पॉइंट P है कहाँ पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होता है, थीटा 1 एंड थीटा 2 इक्वल होते, इसलिए इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इंटू आर इंटू साइन थीटा। उसके बाद में अगर रॉड की लेंथ इनफाइनाइट बोली है, जो जनरली होती है, जब तक मेंशन नहीं करेंगे हम उसको इनफाइनाइट ही कंसीडर करेंगे, तो उस केस में थीटा 1 एंड थीटा 2 बोथ विल बिकम 90 डिग्री, एंड ये अगर 90 बन गए तो ई बनता है
लैम्बडा बाय 2 पाई इप्सिलॉन इंटू आर, बट हम इसको हर बार क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू 2 लॅम्बडा बाय आर करेंगे. हे बघा, हे 2 होतं, त्याला 4 करायला 2/2 ने मल्टीप्लाई केलं, या फिर इन जनरल जो हमारा फॉर्मेट है 2 लैम्बडा के बाय आर, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. एंड वही रॉड की केस में हे के म्हणजे 1/4 पाई इप्सिलॉन. उसके बाद में अगर सेम पॉइंट हमें चाहिए नियर वन ऑफ इट्स एंड, तो वन ऑफ इट्स एंड के लिए थीटा 1 अगर 0 है, थीटा 1 90 है, तो थीटा 2 कितना बनेगा, 0 बनेगा. तो उस केस में E इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्बडा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन इंटू आर, यानी कि E इक्वल्स टू बनेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू लैम्बडा बाय आर, यानी कि E इक्वल्स टू बनेगा के लैम्बडा बाय आर. तो ये हो गई रॉड की केस. अब रॉड के बाद में रॉड मतलब लीनियर चार्ज. वही अगर रॉड का एक्सिस बोला है, तो एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है P एट ए डिस्टेंस A, रॉड की लेंथ है L, तो पॉइंट P पे इंटेंसिटी होती है K लैम्बडा L अपॉन A इन ब्रैकेट A प्लस L, वेयर K 1/4 पाई इप्सिलॉन लैम्बडा L. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था फॉर सर्कुलर आर्क, सपोज सेमी सर्कुलर नहीं रे, सर्कुलर इन जनरल कोई भी, ये थीटा है, ये रेडियस है r, इसके ऊपर हमने लैम्बडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी उसकी लैम्बडा है, तो उस केस में सेंटर पे कितना होगा, इंटेंसिटी 2 k लैम्बडा बाय r इंटू साइन थीटा बाय 2. फिर इसके एप्लीकेशन देखे थे कि अगर कंप्लीट सर्कुलर आर्क दिया है, मतलब कंप्लीट सर्कल है, तो उस केस में E विल बिकम 0. अगर वहां पे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल दिया है, तो क्या होगा, थीटा 180, थीटा 180 मतलब साइन 90, मतलब एज इट इज 2 के लैम्बडा बाय आर. ठीक है. ऐसे कोई भी डिफरेंट केस में पूछेंगे तो वहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. एंड एट द एंड फिर डिस्कस किया था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. पहले आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्बडा, क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब Q बाई L, इसका एस यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर. देन सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी Q बाय A, देन रो इक्वल्स टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज Q बाय V. ठीक है. और क्या था कल, इतना ही था. चलो प्रिपेअर आहे सबका. किती लोक 100% या सिक्वेन्सनी सगळं व्यवस्थित ॲज इट इज सांगू शकता, रेज युअर हँड्स आत्ता लगेच कॉन्फिडेंटली सगळ्यांसमोर इथे येऊन. नो वन. बरं, सिक्वेन्स इकडे तिकडे झालीच चालेल, बट काही मिस नाही व्हायला पाहिजे. काय चालेल, अरे नो वन. काहून 1% काय डेटॉल वापरतो काय तू, अरे एक टॉपिक आहे, एक टॉपिकचे फक्त 2 पॉईंट्स आहेत, त्या 2 पॉईंटचे 4 दिवस आपण जे काही लेक्चर्समध्ये प्रिपरेशन केलेलं आहे, तो पार्ट फक्त आपल्याला एक्सप्लेन करायचा. त्यामध्ये जर तुमचा कॉन्फिडन्स नाही आहे, व्हेरी गुड पवन, स्टँड अप. Electric field intensity at a point due to rod, axis of rod. हळूहळू बेटा, तू काय बोलतोय, कोणाला काहीच कळत नाही, सगळे कन्फ्यूज व्हायला लागले. एकदम हळूहळू, गडबड नाही आपल्याला काही. सगळ्यांचं नाही, मी जे विचारलं ते सांग. तुझे ना शेसमेचा नंबर बदलला आहे, त्यामुळे ब्रेनला आहे ना ती लँग्वेज ऑफ इमेजेस जी असते का, त्या इमेज ब्रेन वेगळ्या सेव्ह करतोय बेटा. ते फॉर्म्युला वेगळा चालू आहे, तिची डायग्राम वेगळी. बरोबर आहे सूरज, ते सांगतोय ते बरोबर आहे का, तुला नाही माहिती. हां तेच सांगतोय ना, त्यांनी फॉर्म्युला सांगितला डिस्कचा आणि इमेज बघतोय रॉडची. असं प्रिपरेशन नाही पाहिजे बेटा. पेशंट आला होता ट्यूमरचा,
आणि इंजेक्शन दिलं कोविडचं, काय होईल बरं? हां, सुधरून जाईल म्हणतो का? पुन्हा येईल, काय पुन्हा येईल? पेशंट पुन्हा येईल का? बरं, सिट डाऊन. आकांक्षा काय फक्त जेवण करून झोपा काढणं चालू आहे का फक्त? मग का नाही करत प्रिपरेशन? मग केलंय पण कॉन्फिडन्स नाही आहे. का बरं नाही कॉन्फिडन्स? कॉन्फिडन्स कधी नसतो आपल्याला? जेव्हा प्रिपरेशन 100% केलेलं नसतं. बरोबर आहे संस्कृती? बरोबर आहे का? मग का नाही करत प्रिपरेशन? 50 वेळा झाला असेल आतापर्यंत. का नाही केलं प्रिपेअर? कॉन्फिडन्स घेऊन या कुठून तरी जाऊन. मग मी कुठल्या शाळेत आहे? हां, मग ती जाऊन विचार कॉन्फिडन्स भेटतो का म्हणून. काय रिझन देता एक एक. निशा काय केलंय? पण काय? आकांक्षा नाही करायचं नाही आपल्याला.
चलो, तो बेसिकली ये सब बातें रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने डिस्कस की थी। आज प्रिपरेशन सबका हो जाएगा। उसके बाद मॉड्यूल में से क्या क्या किया था कंप्लीट, एक बार मॉड्यूल निकालो। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मॉड्यूल कंसेप्ट एप्लीकेशन फर्स्ट कंप्लीटेड, उसके पहिले सॉल्ट एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गए। ओके, कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन सेकंड से पहिले मी काल सांगितले होते, बट आय नो एका दिवसात एवढे सगळे होणारे नव्हते. ठीक है, तो फर्स्ट 20 तक एटलीस्ट हो गए सब एग्जाम्पल. फर्स्ट 20 तक, यस नो, फर्स्ट 20 तक हो गए थे. अभी रिमेनिंग और 23 है. ठीक है ना. तो आज, कल, सॅटर्डे, संडे 4 दिवस आहेत आपल्याकडे. तो रोजचे फक्त बेस्ड ऑन कुलम्स लॉ जो आगे के 20 के बियॉन्ड एग्जाम्पल से ईच डे 5 सॉल्व करने. तो आज 20 से 25 कळालं ना. उद्या 25 टू 30 फक्त संडेपर्यंत कंप्लीट करायचे. ठीक आहे. सायमल्टेनियसली कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन 2 हो गई थी कंप्लीट, डिस्कस करके भी हो गई थी. डाउट्स बाकी आहेत त्याचे का, कारण काल तुम्ही सोडवली नव्हती का, काल सोडवली नव्हती, आता सॉल्व करून आले. काही डाउट्स आहेत त्याच्यामध्ये आहेत. चलो डाउट्स बोलो. कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 किती लोकांनी सॉल्व केली आहे. कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 सॉल्व की आहे. बाकीचे सॉल्वच नाही केले अजून, का बरं. ठीक आहे, आज करून घ्या. हां, आणि डाउट्स मला नंतर इंडिविजुअल विचारा. बोला. 12 से पहले किसी को डाउट नहीं है. चलो 12 नंबर क्या दिया है 12 में. 2 balls given masses, charges are released, then which of the following is incorrect arrangement in equilibrium. अब ये इक्विलिब्रियम स्ट्रिंग का आपने देखा था, उसमें कंडीशन क्या थी, देखो क्या था. tan थीटा इज इक्वल्स टू Fe बाय mg. और उसमें जो है Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. तो बेसिकली यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर कांस्टेंट रखेंगे तो वहाँ पे m एंड tan थीटा का रिलेशन कैसे आता है, डायरेक्टली या इनवर्सली. इनवर्सली. इसका मतलब मास जिसका ज़्यादा होगा उस स्ट्रिंग का एंगल, सरळ कॉमन सेन्स है ना. जड असेल तर तो जास्त वर नहीं जाणार, कळालं ना. हलका असेल तर जास्त वर जाईल. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या है, 2m बड़ा है. 2m ये मास बड़ा है ना m से, तो उसका एंगल छोटा चाहिए, मतलब θ1 मस्ट बी लेस देन θ2. लेकिन दिया क्या है, θ1 ग्रेटर दिया है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है. असे नाही विचारले आपल्याला. ठीक है. सेकंड में क्या किया है, मासेस सेम है तो एंगल्स मस्ट बी सेम, मतलब थीटा β1 एंड β2 सेम चाहिए, तो सेकंड भी इनकरेक्ट है. थर्ड में मासेस सेम है, एंगल सेम है, एंड मास बड़ा एंगल छोटा, तो थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है. इनकरेक्ट कौन है फिर, 1 एंड 2. पवन 13 θ1 इक्वल्स टू θ2 कब होगा, जब मासेस सेम होंगे, मतलब m1 इक्वल्स टू m2. काय काय नहीं, मासेस सेम. मासेस सेम होंगे तभी एंगल सेम होंगे, क्योंकि उनको सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे टाई किया है स्ट्रिंग को. ठीक है ना. मासेस सेम नाही, लेंथचा नाही इम्पॅक्ट होती. तो लेंथ कधी खूपच जास्त जर डिफरन्स असेल, एक स्मॉल असेल एक लार्ज असेल, तर त्या केसमध्ये लेंथ थीटा इक्वल्स टू x/2l ती येतं, बरोबर आहे. बट आता इथं लेंथमधला जो डिफरन्स आहे ना, इतका लार्ज नाही आहे, त्यामुळे दे आर नियरली सेम. कळाल ना. रेशो घेतला तर तो नियर टू 1 आएगा, लेकिन मास से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि थीटा पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कौन कर रहा है, मास कर रहा है. ठीक है. थीटा x/2l पण कधी येतं ते, जेव्हा हम कंसिडर करते हम कि थीटा इज टू मच स्मॉल. 14 डाउट है क्या है, इक्वल चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट 0, 2, 4 एंड 8. यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम
यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम। क्लियर ये? इनके बिटवीन सेपरेशन, इनके बिटवीन सेपरेशन असंच आहे ना, 0 2 2 4 नंतर 8 म्हणजे हे 4 आहे डिस्टन्स. और क्या बोला है हमें, देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ईच. तो x इक्वल्स टू 2 मतलब कौन सा चार्ज हो गया, ये वाला. इसके ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट होगा. अब कंडीशन क्या है, सारे चार्जेस लाइक है, तो ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ये एंड ये. तो नेट फोर्स किसका रहेगा, सिर्फ इसका. इन दोनों के बिटवीन सेपरेशन कितना है, 4 + 2 6. तो कितना आएगा, k q1 q2 मतलब 9 × 4 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36. 9/36 1/4, 4 कैंसिल. सिर्फ 1 × समथिंग चाहिए. 1 × समथिंग मतलब एक ही ऑप्शन आहे 10 न्यूटन. येतं का बघा एकदा, काय दिलं आहे 10. चला 15 16 17 18 19 20 21 हाँ 19 19. ए बी सी से राइट एंगल ट्राइंगल. अभी जो इक्विलैटरल लेते थे वही राइट एंगल दिया है. राइट एंगल मतलब करेक्ट एंगल. क्या होता है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री. और यहाँ पे क्या बोला है, ए बी सी, ए बी सी, जिसमें ए बी कितना है 3, बी सी कितना है 4, ए सी कितना है 5. और चार्जेस कौन से हैं, +15 +12 एंड -12. ESU में एट ए बी सी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज एट बी. अब बी को जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, देखो इन दोनों में पहले रिपल्शन होगा इधर, इन दोनों में एट्रैक्शन होगा इधर, मतलब F1 एंड F2. इनका रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे बाय √ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर. असं का, बिकॉज 90 डिग्री. ठीक है. अब फोर्स कितना आएगा, ये 12 है, ये 15 है. 15 × 12 400 नहीं 180. कितना, ये 180 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है 3, तो 9 9 कैंसिल हो गया. इधर 12 × 12 144. डिस्टेंस कितना है 4, 4 स्क्वायर 16, तो 144 अपॉन 16 म्हणजे 8 का हो. 8 × 9 72. तो ये कितना था 180, ये कितना है 72. कर सकते हैं आगे. तो 72 का स्क्वायर मतलब 49 एंड ये 180 का स्क्वायर मतलब 324. बघा किती येतं. नेक्स्ट 20 20 21. 4 positive charges are arranged at corner of a square. Another charge q is placed at the center of square. Resultant force acting on each corner is 0. Then q is बॉर्डर बघा, यहाँ पे भी 0 ही था ना. कब 0 होगा, जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस इज बैलेंस्ड बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज एट सेंटर, तभी तो नेट फोर्स 0 बनेगा. तो सेम कंडीशन वहाँ पे अप्लाई करनी है. ठीक है. 22 23 24 25 26 27 27. Infinite number of charges. इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस प्लेस किए और उनके बिटवीन का फोर्स पूछा है. क्या होगा फिर, पहले तो नेट फोर्स कितना बनेगा, F नेट इक्वल्स टू F1 प्लस F2 अप टू Fn. अब सब कंडीशन में कौन कॉमन होगा, K. उसके साथ चार्जेस सेम है का, मतलब K Q1 Q2 दोनों भी सेम है. K कितना है, K ये Q1 कितना है 1, Q2 कितना है -6 माइक्रोकूलम है ना. अब उनको प्लेस कर रहे हैं तो क्या आएगा, बस 1/1 का स्क्वायर. उसके बाद
1/2 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है का, डबल डबल करत चाललेलं आहे. ओके, 4 के बाद में 8 का स्क्वायर और ये बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, p/1 माइनस क्यू, जहाँ पे p मतलब स्टार्टिंग नंबर एंड ये q मतलब कॉमन डिफरेंस. 4 टाइम्स डबल हो रहा है, डबल का स्क्वेअर मतलब 4 टाइम्स. हे असं कधी स्टडी केलं का 9-10ला? हे बेसिक्समध्ये पण सांगितलं होतं तुम्हाला. ठीक है, द्या सोडून, आता लक्षात ठेवा. ऐसे nth टर्म तक अगर ये एक्सपांड हो रहा है तो उसका सिंप्लीफिकेशन होता है p/1 माइनस क्यू, जहाँ पे p मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, q का मतलब कॉमन डिफरन्स. कॉमन डिफरन्स कसा होतोय, सगळे डिनॉमिनेटरचे नंबर डबल होत चालले, बट डबलचा आपण काय करतोय, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो ये बनेगा 1/1 माइनस 1/4 या फिर 4, कितना बनेगा फिर 1/3. तो यहाँ पे k कितना है, एक मिनट, 1/q ही, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/4, कितना आएगा फिर 10 की पावर सोडून द्या. ठीक है, 9 इंटू 1/1 माइनस 1/4 म्हणजे 3/4, 1/3/4 म्हणजे 4/3 म्हणजे किती येतं 12. 10 ची पावर, डिस्टेंस किसमें है, सेंटीमीटर का मीटर, सॉरी ये -4 है, सॉरी -6 है, एंड k की 10 की पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो +9 -6 मतलब कितना आएगा ये 12,000 न्यूटन. ठीक, चलो 28 चलो 29, तो कंसेप्ट 29, 3 point charges plus q minus q and q are placed p at the vertices of p q r. ये p q r कौन कौन है चार्जेस, p q पर प्लस q, q q पर, r q पर. If f equals to दिया है, then where r is the side line, then force on charge p ड्यू टू चार्ज एट क्यू एंड आर इज, तो पी क्यू पर ड्यू टू क्यू एंड आर, तो इनेट फोर्स कितना आता है, एफ ही आता है. आपण बघितलंय का नाही, आठवतंय का, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा इधर मतलब F1, ये रिपेल करेगा मतलब इधर F2, तो इसकी इन बिटवीन एंगल कितना हो गया 120. तो एफ नेट इक्वल्स टू f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 120, कॉस 120 -1/2, तो एफ नेट इक्वल्स टू कितना बनेगा, f बनेगा. तो नेट फोर्स कितना हो गया, फोर्स f. काय क्वेश्चन कळालं ना, तेच करेक्शन आहे का. इथं काय म्हटलंय, पी क्यू आर का प्लस क्यू मायनस क्यू प्लस क्यू, मतलब क्यू क्यू पर बस निगेटिव्ह लिहिलं. क्वेश्चनमध्ये म्हटलंय ना बघा, येऊन जाईल मग आता. चलो, तो कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 तक सब कुछ क्लियर है, बस जो सॉल्ड एग्जाम्पल बचे हैं 20 तक के, वो 5 हम संडे तक कंप्लीट करने वाले. ठीक है, अभी कल हमने डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्योरेटिकल प्रिपरेशन आपका हो जाएगा. अब उससे रिलेटेड सॉल्ड एग्जाम्पल कितने हैं, थर्टी 45 से 75 तक है, मतलब 30 एग्जाम्पल्स है. ठीक है, तो आज का आपका टास्क है बस ये 30 एग्जाम्पल्स सॉल्व करना. का पहले वर्कशीट सॉल्व करता, नंतर सॉल्व एग्जाम्पल करता. ठीक है, पहले वर्कशीट करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल बाद में, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके देता हूँ मैं. अँड कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन 3 आजच व्हायला पाहिजे, कळालं ना, ती सोपे क्वेश्चन्स आहेत. चलो नेक्स्ट, तो आज हम डिस्कशन शुरू करते हैं अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. राइट डाउन. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है बघा, डाय मतलब 2, पोल मतलब
एक्चुअल में ये कंसेप्ट हम ले रहे हैं फ्रॉम मैग्नेट, तो मैग्नेट में पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, हम उनको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे बस चार्जेस से, बट नोमेनक्लेचर सेम रहेगा। तो यहाँ पे एक सिस्टम होगी जिसमें दो चार्जेस होंगे, एक प्लस क्यू होगा, दूसरा माइनस क्यू होगा, एंड हम इनको सेपरेट करेंगे, लेकिन इनका जो सेपरेशन है उसको हम हर बार 2l से डिनोट करेंगे। क्यों 2l? क्योंकि एक पॉइंट पे इसका सेंटर होगा, सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस l, दूसरे चार्ज का डिस्टेंस l, तो l प्लस l बनेगा 2l, ठीक है। तो ये बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब? राइट डाउन, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम ऑफ टू equal and opposite charges system of two equal and opposite charges separated by certain distance। मतलब कंडीशन क्या है? दोनों भी चार्जेस डाइपोल के इक्वल इन मैग्नीट्यूड चाहिए बट अपोजिट इन पोलैरिटी, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव चाहिए, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या लिखा है? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। डायग्राम ड्रॉ करो। बघून नहीं, दो चार्जेस क्यू क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय 2l। चलो हो गया। अब ये डाइपोल से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मतलब राइट डाउन, चार्ज इनटू डिस्टेंस, राइट डाउन, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, दोनों का सेम है तो किसी का भी ले सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस is called as electric dipole moment, denoted by P, given by P equals by P, given by P equals to क्या है? Q into 2l, where Q is the magnitude of any one charge, 2l मतलब separation between two charges। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? चार्ज इंटू डिस्टेंस है, मतलब सेंटीमीटर, कूलम इंटू मीटर, सेंटीमीटर नहीं देखा है, कूलम इंटू मीटर। तो डायमेंशंस क्या होंगे फिर? L1 T1 या फिर L1 I1 T1, लेंथ का L1, कूलम का I1 T1। स्टार मार्क करके लिखो, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सांग आकांक्षा डायरेक्शन। पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट डाउन, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। बरोबर एक संस्कृती आहे। नहीं तुमचं गप्पा मारण्यात एक्सपर्ट झाले, कट करा दे। पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ पे होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। हो गया। अब देखो यहाँ पे दो चार्जेस है, ये प्लस क्यू एंड ये माइनस क्यू। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों में से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, तो इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोला जाता है? एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। क्या होता है ये? एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। एंड अगर इन दोनों का जो सेंटर था उसमें से एक्सिस को परपेंडिकुलर अगर ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा तो इसको क्या बोला जाता है? इक्वेटर ऑफ डाइपोल।
ठीक है. सो राइट डाउन एक्सिस ऑफ ए डायपोल, काय डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द चार्जेस. असंच करा. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द चार्जेस क्या होता है, एक्सिस. स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर क्या है, डायपोल. कळलं का डायपोल म्हणजे काय असतं, काहीच नसतं. ती एक सिस्टीम फक्त आपण काय केली, मॅग्नेट सोबत कंपेअर करण्यासाठी स्टडीला थोडंसं सोपं जावं म्हणून बनवली. ठीक है. जैसे मैग्नेट में हम पढ़ेंगे कि एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. मैग्नेट विथ मोनोपोल और सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट. तो उसी तरह की सिस्टम हम चार्ज की बनाते हैं. उसमें भी क्या है, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, मतलब अपोजिट पोलैरिटी के. तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक चार्ज पॉजिटिव लिया, दूसरा चार्ज. उसमें हम नॉर्थ एंड साउथ पोल को एक पॉइंट के ऊपर कभी नहीं लेके आ सकते. मतलब मैग्नेट को कितने भी छोटे छोटे पार्ट में कट करेंगे तो इस पार्ट विल बिहेव्स लाइक ए डाइपोल. मतलब उसमें दो पोल्स होंगे, वो भी अलग अलग पॉइंट के ऊपर. तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, चार्ज को सेपरेट करके रखा है. तो इस सिस्टम को हमने बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब सिस्टम ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टन डिस्टेंस. मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा, पोलैरिटी अपोजिट होगी. एक पॉजिटिव तो दूसरा, एक +10 कूलम तो दूसरा, एक पहला -5 माइक्रोकूलम टू दूसरा, एंड सेपरेटेड बाय सर्टन डिस्टेंस चाहिए. उसके बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ magnitude of any one charge and separation between two charges denoted by P, given by P equals to Q into SI unit coulomb into meter. And सबसे important point इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू, देन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द चार्जेस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इक्वेटर. ठीक है. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. इलेक्ट्रिक field intensity at a point due to an electric dipole मतलब यहाँ पे हमें एक डाइपोल दिया है. डाइपोल है मतलब एक चार्ज प्लस होगा, दूसरा चार्ज माइनस होगा. ठीक है. देन डाइपोल के दोनों पोल में से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, मतलब ये क्या बन गया, एक्सिस. और हमें बोला गया है कि यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट होगा P जो सेंटर से R इतनी डिस्टेंस पे है, और एक्सिस के साथ में इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वो थीटा इतना एंगल बना रही है. तो उस केस में गिवन पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, आकांक्षा, इंटेंसिटी कितनी होती है एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, सांग. वेरी गुड. K into P upon R cube into square root of 1 plus 3 cos square theta. कितना होता है, K into P divided by R cube into root of 1 plus 3 cos square theta, where K is the 1/4 pi epsilon. P का मतलब डाइपोल मूवमेंट ऑफ द गिवन डाइपोल, आर का मतलब डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल. कुठे रेडिएशन लिहितं, थीटा इज द अँगल, त्याचा कोणाचा, अँगल मेड बाय लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ डाइपोल टू द पॉइंट विथ एक्सिस. क्या है थीटा, मतलब टू द पॉइंट विथ सेंटर ऑफ एक्सिस, नहीं, सेंटर ऑफ डाइपोल टू द पॉइंट विथ एक्सिस. चलो, कितनी होती है इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, E इक्वल्स टू KP अपॉन R क्यूब इंटू 1 plus 3 cos square theta. KP अपॉन
के पी अपॉन, अरे पुढचं बोला ना, इन ब्रॅकेट 1 + 3 cos स्क्वेअर थिटा के पी अपॉन आर क्यूब इन ब्रॅकेट, अरे झोपले का भूक लागली, के पी अपॉन आर क्यूब इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वेअर थिटा के पी अपॉन आर क्यूब इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वेअर थिटा, थिटा एंगल, आर डिस्टन्स, पी डायपोल मुवमेंट, के 1/4πε लिहून देऊ करायला लक्षात, घोळ नाही होणार ना पवन, नहीं तो के पी कराळेस फिजिक्स है ना तो उसमें केस नंबर फर्स्ट, इफ पॉइंट इज along axis, if point is along axis, अगर पॉइंट एक्सिस के along है तो क्या होगा, पहली गोष्ट म्हणजे एक्सिस के ऊपर है तो थीटा बनेगा मतलब ये सिचुएशन होगी कि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और पॉइंट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्सिस के ऊपर गिवन पॉइंट जिसका सेंटर से डिस्टेंस है आर, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, के पी अपॉन आर क्यूब, ये तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे थीटा विल बिकम 0, थीटा 0 तो cos 0 1, अब अगर cos 0 1 है तो 1 + 3 ये बनेगा रूट में, रूट ऑफ 4 मतलब इंटू बनेगा 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं E = 2kp डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, ये बनेगी इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल along its axis। नेक्स्ट हो गया। अब सेकंड केस आएगी, केस नंबर 2, पॉइंट कहाँ पे होगा, पॉइंट अलोंग इक्वेटर, तो अगर पॉइंट इक्वेटर पे चला गया मतलब क्या होगा, ये चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज है माइनस क्यू, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, सेंटर है O और पॉइंट P अब यहाँ पे, ये डिस्टेंस है R, तो यहाँ पे थीटा कितना बन गया 90 डिग्री, cos ऑफ 90 0, इसका मतलब E विल बी इक्वल्स टू KP अपॉन आर क्यू, क्योंकि ब्रैकेट की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है। तो ये होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हो गया। नेक्स्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक डाइपोल है जिसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। हे क्लिअर दिसतं की पहिले क्लिअर दिसत होतं रे झूमवर, हे चमकायला लागले, नाही नाही काही सांगतो का, लाईव्ह नाही झूमला म्हटलं मी। फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि क्या है, देखो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का मतलब काल बघितलाय, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम एट एवरी पॉइंट, मतलब कि सपोज यहाँ पे आपको बोला है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ इंटेंसिटी ई वेक्टर, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ये डाइपोल का एक चार्ज यहाँ पे आएगा, माइनस क्यू है, ये कौन है, प्लस क्यू है, एंड इनके बिटवीन का सेपरेशन कितना है, 2L है। तो अब इसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन यूज करेंगे। E इक्वल्स टू होता है F/Q, तो F इक्वल्स टू बनेगा Q इंटू ई। अब यहाँ पे देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, मतलब इसके ऊपर एक्ट होने वाला रिजल्टेंट ई पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज है, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा Q इंटू ई। एट द सेम टाइम निगेटिव चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स भी कितना होगा Q इंटू ई। ये डायरेक्शन को अगर प्लस ट्रीट करेंगे तो ये माइनस, डाइपोल के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। काय काय म्हणते तू? म्हणजे ठेवलंय कसं ते विचारतो का, असा ठेवल्यावर तो कसा होईल, तो कसा होईल असं विचारतोय का? ते थोड्या वेळाने होईल, ठीक आहे. आता असंच ठेवलंय आपण, असंच दिसतोय सध्या. हो गया. नेक्स्ट, टॉर्क acting on a dipole in an external uniform electric field. एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क जो एक्ट होगा डाइपोल के ऊपर वो हमें कैलकुलेट करना है. टॉर्क का मतलब क्या होता है, रोटेशनल मोशन में देखा था, जैसे बॉडी को ट्रांसलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, जैसे बॉडी को रोटेट करने के लिए टॉर्क टाइप का होता है. एक मोमेंट एंड दूसरा कपल, मतलब वहाँ पे दो फोर्स अगर एक्ट होंगे तो वहाँ पे क्या एक्ट होता है, कपल ऑफ फोर्स, जो क्या करेगा, डाइपोल को रोटेट करेगा. तो फिर करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है E. यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है एंड यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L. तो अभी हमने देखा था कि इस तरह की अगर सिचुएशन है तो प्लस क्यू के ऊपर यहाँ पे फोर्स एक्ट होता है Q इंटू ई, यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी माइनस ऑफ Q इंटू ई, यानी कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन, इसका मतलब यहाँ पे क्या एक्ट होगा, टॉर्क एक्ट होगा. और कितना एक्ट होगा टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, मतलब Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी एडजस्टमेंट करेंगे. यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा. अब ये ट्रायंगल में ये एंगल बनेगा थीटा, ये वैल्यू कितनी है 2L, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम h बोल रहे हैं, तो ये बनेगा QE इंटू एच. बट फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल h कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे साइन थीटा को डिफाइन करेंगे. साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, अपोजिट अपॉन मतलब h अपॉन 2L. तो h विल बी रिप्लेस्ड बाय 2L साइन ऑफ थीटा, यानी कि टॉर्क बनेगा टाउ इक्वल्स टू Q इंटू ई इंटू 2L इंटू साइन थीटा. क्लियर यहाँ तक. एंड इसको अगर फिर से रीअरेंज करेंगे तो टाउ इक्वल्स टू बनेगा P इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा. हे कसं आलं, Q इंटू 2L को P बोल दिया बस. अगर ये दो वेक्टर क्वांटिटी है उनके बिटवीन साइन थीटा दिया है तो वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. तो ये टॉर्क क्या करेगा, डाइपोल को रोटेट करेगा, रोटेट करेगा. कैसे करेगा, असं की असं, काऊन असं, क्योंकि जब तक वो पैरेलल नहीं आएगा तब तक, जब तक पैरेलल नहीं आएगा तब तक फोर्सेस जीरो नहीं होंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, मतलब टॉर्क जीरो नहीं होगा. इसलिए ये पैरेलल लेके आने के लिए वर्क करेगा. ठीक है, ये हो गया टॉर्क डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर. नेक्स्ट, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल. जब ये डाइपोल रोटेट हो रहा था
तब की केस में कितना वर्क हो रहा था, ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, W इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। और सपोज हम फ्रॉम एंगल थीटा 1 से लेके थीटा 2, तो अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद वर्क कितना मिलेगा, देखो इंटीग्रेट कर रहे पी ई साइन थीटा को, पी तो कांस्टेंट है तो वो आएगा बाहर, ये बनेगा माइनस ऑफ पी ई, यहाँ पे कॉस थीटा है, सॉरी साइन थीटा है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट्स होगी 1 से 2 तक, यानी टोटल इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, पी ई इन ब्रैकेट हे काय लिहिलं मी, कळतंय का बघा, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 पाहिजे का कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 पाहिजे, क्योंकि ये माइनस कॉस थीटा है, क्या बनेगा माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, मी फक्त इंटरचेंज केलं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन इन रोटेटिंग द टॉर्क। बोल पवन, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी stored in the system in rotating dipole by external force। मतलब कि इस पॉइंट की मीनिंग ये है कि ये डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में रोटेट किया था, एंड हमें अभी एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करके इसको वापस इस पोजीशन से अगर फिर से रोटेट करना है, तो उस रोटेट करते टाइम हमें वर्क डन करना पड़ेगा, एंड जो वर्क डन करेंगे दैट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो हम वर्क डन करते हैं एक्सटर्नली वो इक्वल टू होता है एग्जैक्टली अपोजिट एज दैट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड विच विल बिकम इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यही वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कितना मिल रहा है हमें, माइनस ऑफ पी इंटू ई इंटू ब्रैकेट ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1 मायनस कॉस ऑफ थीटा 2। फक्त काय झालं, मायनस साइन ॲड झालं, का मायनस साइन ॲड झालं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही थी, अब ये एक्सटर्नल सोर्स करेगा, ठीक है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हर बार जब भी डायपोल को हम रोटेट करते हैं तो थीटा 1 जीरो ही होता है रोटेशन जब स्टार्ट होता है, इसलिए इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो हम हर बार यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो होगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी इंटू ई इंटू कॉस ऑफ थीटा, कितने एंगल तक उसको हम रोटेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हमें मालूम है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज थीटा इक्वल टू 0 दिया है, तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, माइनस ऑफ पी इंटू ई। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये डायपोल इंटू इंटेंसिटी वर का कंप्लीटली हूँ,
पवनचा काही भरोसा नाही, तो कंप्लीट लिहून पण गोल करतो. पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कितना बनेगा फिर माइनस ऑफ पी इंटू ई. कितना बनेगा माइनस ऑफ पी इंटू ई. पढ़ लो. उसके बाद में अगर हम थीटा को 180 लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, प्लस का माइनस. एंड अगर हम थीटा को 90 लेंगे, अगर थीटा 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0. तो कौन से इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है? इक्विलिब्रियमचे 3 टाइप असतात, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल. तो कौन से इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है? अनस्टेबल में. कळालं ना, कारण बॉडीला आपली पोटेंशियल एनर्जी ॲज अर्ली एज पॉसिबल कमी करायची असते. ठीक आहे. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कौन सी केस में? 180 में. तो ये कौन सा बनेगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे? मिनिमम कहाँ पे? तो ये बन गया स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है. यहाँ पे ये न्यूट्रल रहेगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसकी कांस्टेंट है. हो गया. फाइव 30 to 7 मॉर्निंग कोणाचं लेक्चर नाही ना? किती वाजता? बायोच आहे ना, इम्पॉर्टंट आहे का बायोचं? तिथं लय इम्पॉर्टंट आहे म्हणा की नाही. 6 असतं का बायो? 6 ते 10. तिथे एक काम कर ना, सर तुला हो पण म्हणतील बेटा. रेसिडेन्शियल नाही तिथं अजून. पवन कॅन्सल झालं ते मेसेज. चलो नेक्स्ट. हाँ, राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट. SHM of dipole in external electric field. SHM of dipole in external electric field. यानी कि केस क्या है, देखो कि सपोज ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इनिशियली डाइपोल अगर इस पोजीशन में है तो वो स्टेबल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है. लेकिन अगर हम इस डाइपोल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे ऊपर, तो छोड़ने के बाद क्या होगा, ये अगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने का ट्राई करेगा एंड उसके बाद ये क्या करेगा, इस पाथ के अलॉन्ग SHM परफॉर्म करेगा. ठीक है. तो ये SHM का पीरियोडिक टाइम हमें चाहिए. उसके लिए हमें मालूम है कि टॉर्क कितना ॲक्ट होता है, PE साइन थीटा. हे कुठून आलं, याच्यासाठीच डिराइव केलं होतं आपण. ठीक आहे. बट अकॉर्डिंग टू रोटेशनल मैकेनिक्स टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू अल्फा, वेयर अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होता है, d स्क्वेयर थीटा बाय dt का स्क्वेयर. यानी ये बनेगा I इंटू डी स्क्वेयर थीटा बाय dt का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू P इंटू ई इंटू थीटा. क्योंकि साइन थीटा एक्सट्रीमली स्मॉल होता है तो उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, थीटा लिखेंगे. ठीक है. बट SHM में हमने देखा था, क्या देखा था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स. एंड एंगुलर SHM में ओमेगा स्क्वेयर इंटू थीटा था ना, दोन्ही पण बघितले होते आपण, विसरले आता. ठीक है. तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेंगे, नहीं तो ये
टॉर्क को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो ये निगेटिव होता है, दोनों में से कोई भी कंसेप्ट एज्यूम करो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बन गया ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। अब क्या होगा देखो, ये डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये आई अगर इधर चला गया तो P इंटू ई अपॉन आई इंटू थीटा बनेगा। बट इसी एक्सेलरेशन को हमने क्या बोला है, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल्स टू P इंटू ई अपॉन आई इंटू थीटा। वैष्णवी, व्हाट इज P? डाइपोल मूवमेंट। दिशा, व्हाट इज I? चार्ज का करंट, करंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, थीटा थीटा कट, तो ओमेगा इक्वल्स टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ P इंटू ई अपॉन आई। क्या हो गई ये, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसके ऊपर से पीरियोडिक टाइम चाहिए तो 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन पी इंटू ई। या सगळ्याच्या सगळ्या कन्सेप्ट ॲज इट इज रिपीट होणार आहे परत मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंटमध्ये। फक्त काय होणार तिथं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिप्लेस बाय मॅग्नेटिक फील्ड, 1/4πε रिप्लेस बाय, अँड चार्ज विल बी रिप्लेस बाय पोल स्ट्रेंथ। ठीक आहे, आणि आजच्या प्रिपरेशनमध्ये हे पण मला इन्क्लुडेड पाहिजे, कळलं ना? चलो नेक्स्ट, हो गया? काही नाही आणायचं तुला, कॉन्फिडन्स लेटर वगैरे काही नाही आणायचं, टेन्शन न घेऊ, अभ्यास कर फक्त। किरण, लिहून झालं का बेटा? तुला दिसतंय पण काही, कसं काय? वन, चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। साक्षी, स्टैंड अप। व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट? P into E. Sit down. Nikita, what is the torque acting on dipole? तू काय म्हटली डायपोल मुवमेंट? P इंटू ई Q इंटू 2L. मी तुला म्हणणार होतो की तो टॉर्कचा फॉर्म्युला आहे, बट ते विसरलो, हिला टॉर्क विचारला. टॉर्क सांग बेटा, तरी पण सांगता येत नाही तिला. सिडॉन सिडॉन, आठवला का टॉर्क? निकिता, व्हॉट इज टॉर्क? निकिता गुड मॉर्निंग. टॉर्क टाऊ इक्वल्स टू, आणि अजून एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, कोणाचेही लग्न होत असले आजूबाजूला खूप जास्त सांभाळून राहा त्या लग्नांपासून, कळालं ना? का बरं? कारण लग्न होतात ते सुखी होतात लोक, त्यांच्यामुळं तुमचे 2 दिवस 4 दिवस 6 दिवस जे वाया जातात ते परत कधीच भरून निघत नाही, कळालं ना? आणि तुम्ही नाही गेले, कोणीही नाही गेलं तरी लक्षात घ्या, त्यामुळे त्यांच्या म्हणजे गल्लीतल्या कोपऱ्यामध्ये कोणतरी आहे, त्यांच्या आत्याच्या मामीच्या मावशीच्या पोराच्या कोणाच्या तरी अजून लग्न आहे, तिथं पण आपली हजेरी असते ना. सक्का भाऊ सक्का सख्खी बहीण जरी असेल तरी पण त्यांच्या लग्नाला फक्त जेवढं गरजेचं तेवढंच जा, कळालं नाही? तर काही लोक 15-15 दिवस जातात, अजून खूप वेळ आहे तरी पण. ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब देखो, हमने पहले डाइपोल को इंट्रोड्यूस किया था. आज की लेक्चर की फर्स्ट कंसेप्ट थी डाइपोल मतलब सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टन डिस्टेंस, जिसमें 2 चार्ज होंगे मैग्नीट्यूड
सेम होगा और सेपरेशन होगा 2l। उसकी आती है मूवमेंट, क्या होती है डाइपोल मूवमेंट? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम डिनोटेड बाय p, गिवन बाय p इक्वल्स टू q इंटू SI यूनिट होगा कूलम इंटू वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में डाइपोल से रिलेटेड क्या क्या बातें की हमने? सबसे पहले एक्सिस इक्वेटर, फिर उसके बाद में एनी पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी कितनी होती है? kp बाय आर क्यूब इंटू 1+3 cos स्क्वायर थीटा। अगर पॉइंट एक्सिस पे होगा तो, एंड अगर इक्वेटर पे होगा तो खत्म। उस डाइपोल को बाद में रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेट फोर्स टॉर्क PE sin थीटा, वर्क डन वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एक्सलेंट। उसके बाद में इक्विलिब्रियम में जब थीटा 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जब थीटा 180 है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जब थीटा 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद में SHM परफॉर्म करेगा डाइपोल, तो उसका पीरियोडिक टाइम हमने कैलकुलेट किया, कितना होता है? t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ I बाय I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P का मतलब, E का मतलब दिशा, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में हम सेम बातें डिस्कस करने वाले अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेकिन कहाँ पे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। मतलब कि क्या होगा देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म नहीं है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने चार्ज प्लेस किया है, यहाँ पे है -q एंड यहाँ पे कौन है? +q। मतलब क्या हो गया ये? अगर ये डाइपोल के बिटवीन का सेपरेशन एकदम छोटा है जिसको हम dx बोल रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट q के ऊपर एक्ट होगी, अगर ये q सर्टन रेफरेंस से x इतने डिस्टेंस पे, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E एट x होगी। वही इलेक्ट्रिक फील्ड q पे जाने के बाद कितनी बनेगी? x प्लस dx बनेगी, क्योंकि दोनों में सेपरेशन कितना था? dx था। कर लो इतपर्यंत। अब इस केस में क्या होगा देखो, ये -q चार्ज है, इसका मतलब जो फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो कितना होगा फोर्स? -q इंटू ई ऑफ x। एट द सेम टाइम ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा, कितना होगा फोर्स? F इक्वल्स टू q इंटू ई ऑफ x प्लस dx। कर लगा? अब यहाँ पे अगर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो नेट फोर्स कितना बनेगा? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो क्या होगा? q इंटू ई फॉर x प्लस डी एक्स माइनस ई फॉर x, अगर ये q कॉमन लेंगे तो, बरोबर? कर लगा? अब हम यहाँ पे एक छोटी सी एडजस्टमेंट करेंगे, इसको dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो dx बाई dx से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? जो q इंटू डी एक्स है उसको हम बोलते हैं p, डाइपोल मोमेंट। नाही भाई, चार्ज इंटू लेंथ, आता साक्षीने सांगितलं ते, चार्ज इंटू लेंथ q इंटू 2l असतं ना, इथं आपण 2l ला काय म्हटलंय? फक्त dx म्हटलंय, तो p इक्वल्स टू कितना हो गया? q इंटू, तो इसका मतलब जो फोर्स एक्ट होगा ऑन ए डाइपोल इन एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? p इंटू dE बाय dx। अब dE बाय dx कुठून आलं? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब चेंज किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस के, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ ई आ गया, मतलब d बाई डी एक्स मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन ए डाइपोल, कहाँ पे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
शुभांगी प्रिपरेशन करायचं बरं का आज, गायब नाही व्हायचं लगेच. चलो हो गया. नेक्स्ट, अगर हमें बोला गया है कि एक लीनियर चार्ज है और उसके सराउंडिंग में हमने एक डाइपोल प्लेस किया है जिसका एक चार्ज है -q, दूसरा चार्ज है +q. तो इस डाइपोल की अगर डाइपोल मोमेंट p है तो इसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स चाहिए. तो क्या करना पड़ेगा, अभी जो फॉर्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग नेट फोर्स बनेगा p इंटू d/dx. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इनफाइनाइट लेंथ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है प्रियंका? टू के लैम्बडा बाय आर. वेरी गुड. कैसे आ गया? 1/4πε इंटू 2 लैम्बडा बाय आर है, लेकिन 1/4πε को हम क्या बोलते हैं? के. तो ये E इक्वल्स टू होती है 2k लैम्बडा अपॉन आर. अभी इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x मतलब डिस्टेंस ही, मतलब r के रिस्पेक्ट में. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये बनेगा d/dr, मतलब कि d/dr ऑफ 2k लैम्बडा बाय r. तो यहाँ पे 2 इंटू के इंटू लैम्बडा कॉन्स्टेंट है, तो क्या बचेगा? बस d/dr ऑफ r. बट r मतलब कौन है? 1/r है ना, उसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या बनेगा? r⁻⁻1. तो जब हम डिफरेंशिएट करते तो क्या करते? पावर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये de/dr इक्वल्स टू 2k लैम्बडा, ये एज इट इज क्या होगा? पावर से मल्टीप्लाई किया मतलब -1 एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया मतलब -1 -2. फिर से उसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये बनेगा r², यानी यहाँ पे एक्ट होने वाला जो नेट फोर्स है वो बनेगा -2pk लैम्बडा अपॉन r². माइनस का मतलब कमी फोर्स, ऐसा नहीं है, नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स था तो ये अट्रैक्ट करेगा, ऐसे कुछ कंडीशन होती है. ठीक है, लेकिन इन जनरल हम क्या करते हैं? उसका मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पे फोर्स जो बनेगा 2pk लैम्बडा बाय r². कसा कळा लगा? काजल पवन. नेक्स्ट, रिंग है और रिंग के सराउंडिंग में हमने एक डाइपोल प्लेस किया है जिसकी डाइपोल मोमेंट है p. तो रिंग की वजह से ये डाइपोल के ऊपर एक्ट होने वाला जो नेट फोर्स होगा कितना बनेगा? F नेट इज इक्वल्स टू p इंटू d/dx ऑफ, क्योंकि इसका सेंटर कितनी डिस्टेंस पे है? x इतनी डिस्टेंस पे. तो क्या बनेगा? d/dx ऑफ, बोला पवन, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू रिंग कितनी होती है? सूरज कळलं तुला? k इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय r² प्लस x² रेज टू 3/2. फिर ये एड्स पर जो भी कंडीशन दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज यही नेट फोर्स बनेगा.
किसका हो गया ये? रिंग का। अब इसके बाद में हम क्या करने वाले, देखो एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, मतलब ये क्या बना, और इसके सराउंडिंग में एक पॉइंट लेंगे P जहाँ पे हम चार्ज प्लेस करेंगे Q जो सेंटर से R इतने डिस्टेंस पे है। तो हमें कैलकुलेट करना है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लेस्ड एट Q। नहीं, क्या होगा फोर्स? के क्यू बाय, हाँ इस पॉइंट P पे Q, के पी बाय आर क्यूब रूट 1। नहीं ना बेटा, यहाँ पे एक्सिस आ गया ना, थीटा 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया। डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके बोलो, करेक्ट है तुम्हारा, लेकिन इतना फिर कंफ्यूज हो जाएगा। डायरेक्ट F इक्वल्स टू क्या है? Q इंटू ई। ई क्या आएगा? हो नहीं, फॉर्मूला सांगा 2kp बाय आर क्यूब इंटू ई। ये क्या बनेगा? सॉरी एक मिनट, हाँ ये F इक्वल्स टू क्या होता है? Q इंटू ई, या फिर यहाँ पे डाइपोल इसलिए क्या होगा? P इंटू डी बाय डी आर। तो हमें बस क्या करना है? इंटेंसिटी को डिफरेंशिएट करना है। इंटेंसिटी कितनी होती है एक्सिस पे? गायत्री, एक्सिस पे डाइपोल के 2kp अपॉन आर क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r, तो d बाई डी आर में 2kp कांस्टेंट होगा, तो ये 1 अपॉन आर क्यूब है। डिफरेंशिएट करने के लिए ऊपर लेके आएंगे तो क्या बनेगा? r रेज टू -3। डिफरेंशिएट करते हैं मतलब क्या करते हैं हम? पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड तो कितना बनेगा 1 ऐड करके? -4, तो डिनोमिनेटर में आके बनेगा, यानी कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना बनेगा? F नेट इज इक्वल्स टू -6 kp अपॉन r रेज टू 4, ये बनेगा नेट फोर्स p स्क्वायर। ये इधर का p एंड वहाँ पे ऑलरेडी p है, डाइपोल मोमेंट्स। अब ये डिपेंड करेगा, आपको डेटा अगर डायरेक्ट Q एंड E दिया है कि सेंटर पे कितनी है, सेंटर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर ये पॉइंट दिया है तो बेसिकली हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बट अगर कंडीशन ऐसी कि वहाँ पे वेरी हो रहा है +Q टू -Q, तो उसके बाद कंसिडर करना है, तो ये प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं। बट इन जनरल अगर सिंगल चार्ज है डाइपोल के एक्सिस या इक्वेटर के ऊपर, तो सिंगल चार्ज पे जो फोर्स है उसको हम यही फॉर्म्युला यूज करते हैं, ठीक आहे ना। तर ही प्रोसेस आहे, बट ही आपल्याला कुठे यूज नाही करायची आहे, त्यामुळे याला नाही लिहिलं, नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल, ठीक है। हर बार जब ये सिचुएशन आएगी तो हम Q एंड E इसका फॉर्मूला यूज करके इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं, पढ़ लो। अभी सेम सिचुएशन में अगर आपको बोलेंगे यहाँ पे F इक्वल्स टू ये कितना आएगा 2kp अपॉन आर क्यूब इंटू क्यू, हे कळलं का कसं आलं ते? हे ईचा फॉर्मूला है ना सूरज, असं काय करतो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको बोला है कि ये चार्ज है +Q, ये चार्ज है -Q, एंड फिर इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई भी चार्ज हमने प्लेस किया है Q एट ए डिस्टेंस R, तो फिर से इसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स बनेगा Q इंटू ई, मतलब कि फोर्स बनेगा कितना होगा K P Q अपॉन आर क्यू। हो गया, चलो एक लास्ट पॉइंट बस,
अगर दो डाइपोल है और वो अगर एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट है P1, यहाँ पे दूसरा डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट है, तो इनके इन बिटवीन का अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, देखो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि P1 इस डाइपोल की वजह से P2 के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स, तो ये कितना बनेगा P1 इंटू, अब ये दोनों एक दूसरे के कहाँ पे हैं, एक्सिस के ऊपर है, तो ये क्या बनता है P1 इंटू डी बाय डी आर बनता है, बट ई कितना एक्सिस के ऊपर, व्हेरी गुड 2 kp बाय आर क्यूब. आता आपण त्याला डिफरन्शिएट केलं होतं डी बाय डी आर नी, क्या आया था उसका डिफरेंशिएशन, के जो पी स्क्वेयर आया था उससे पहले पी था, बाद में मल्टीप्लाई करके हम उसको पी स्क्वेयर बोल रहे थे, मतलब ये बनेगा 6 के P2 अपॉन आर रेस टू 4, यानी कि ये कितना बनेगा -6 के P1 P2 अपॉन आर रेस टू 4. एंड जितना फोर्स फर्स्ट डाइपोल एक्सर्ट करेगा सेकंड के ऊपर, उतना ही फोर्स सेकंड भी एक्सर्ट करेगा फर्स्ट के ऊपर. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कळलं? तो आज के लिए प्रिपेयर जो करना है बस इतना ही है, फक्त एवढंच. टायमिंग्स लिहून घेतलेले आहेत तुमचे, कळालं ना, आहे त्या टायमिंग्सपर्यंत सगळं काही व्यवस्थित प्रिपेअर करा. Recording तो stop.